हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स ऑफ अ मॉर्गेजी टॉपिक को, जो कि आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है उसके बेस पे है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, एक पहले मैंने हाइलाइट्स करके लिखा है, ये आपके कुछ हेडिंग्स लिखी हैं जो कि आपका क्या बता रहा है, राइट्स ऑफ मॉर्गेजी बता रहा है। और उसके साथ में मैंने सेक्शन भी लिखा है ताकि आपको समझने में और बेरक से चेक करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला राइट होता है राइट टू फोरक्लोजर और सेल। ये आपका सेक्शन 67 में है। देखिए, पहले मैं अभी आपको खाली राइट्स बता रही हूँ, फिर उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो राइट टू फोरक्लोजर और सेल हो गया आपका, सेक्शन 67 में मेंशन किया गया इसके बारे में। फिर दूसरा राइट टू स्यू मॉर्गेजर फॉर मॉर्गेज मनी, मतलब मॉर्गेजर को स्यू कर सकता है मॉर्गेजी मॉर्गेज मनी के लिए, ये आपका सेक्शन 68 में मेंशन किया गया है। देन पावर और राइट टू सेल, और ये सेल आपका वैलिड कब होगी इसके बारे में हमने बात की है। मतलब आपका जो सेक्शन 69 है वो आपका इस टॉपिक के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद में आपका सेक्शन 69A है जो बात करता है राइट टू अपॉइंट अ रिसीवर। रिसीवर अपॉइंट करने का राइट भी आपका मॉर्गेजी के पास में ये सेक्शन प्रोवाइड करता है। राइट ऑफ एक्सेशन ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी में अगर कोई एक्सेशन हो रहा है, ठीक है ना, कोई मतलब एडिशन हो रहा है, तो उसके ऊपर भी मॉर्गेजी के राइट को बताने वाला जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 70। देन राइट टू रिन्यूअल ऑफ लीज, ये आपका सेक्शन 71 में मेंशन किया गया है। और राइट ऑफ अ मॉर्गेजी इन पोजेशन, मतलब अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी के पोजेशन में है तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं वो आपका सेक्शन 72 में आपको मिलेगा। इसी के साथ में आपका राइट टू प्रोसीड्स ऑफ रेवेन्यू सेल और कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन जो आपका टॉपिक है, ये आपका सेक्शन 73 में मेंशन किया गया है। इसके अलावा सेक्शन 74 और सेक्शन 75 भी पहले एग्जिस्ट करता था, जो कि अब आपका जो अमेंडमेंट एक्ट 1929 है उसके ज़रिए आपका रिपील्ड कर दिया गया है। मतलब 74-75 सेक्शन जो है वो आपका एक्ट में नहीं है। फाइन। सेक्शन 74 किसकी बात करता है? राइट ऑफ सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी टू पे ऑफ प्रायर मॉर्गेजी। फाइन। और राइट ऑफ ये आपका सेक्शन 75 बात करता था राइट ऑफ मेसने मॉर्गेजी अगेंस्ट एंड सब्सिक्वेंट मॉर्गेजेस। फाइन। तो ये आपका टॉपिक्स हैं। इसमें इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 73 तक, 67 से 73 तक जो है वो आपके मॉर्गेजी के राइट्स के बारे में बात करता है टीपीए का। 74-75 के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये सेक्शन आपका रिपील हो चुका है। इसके अलावा जनरल सेंस में ये बात करेंगे जैसे आपका कि राइट टू गेट बेनिफिट्स ऑफ रेंट्स और मॉर्गेज प्रॉपर्टी व्हेन इट इज़ लीज, मतलब अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है ये आपका लीज्ड है प्रॉपर्टी है, तो उसके जो भी आपके राइट्स और बेनिफिट जो होती हैं ना, वो किसको मिलने चाहिए? मतलब इसके रेंट्स के या उससे कोई प्रॉपर्टी से कोई आपका बेनिफिट मिल रहा है तो वो आपका किसके पास जाना चाहिए? मॉर्गेजी के पास जाना चाहिए, उसका राइट होता है। देखिए, ये जो बात है ना, ये आपका इन सेक्शंस में जो भी हमने ऊपर देखे ना, इनमें नहीं मिलेगा। बट जो चीज़ अगर हमने उसमें पढ़ी है ना, मॉर्गेजर के राइट्स के बारे में पढ़ी है, तो जो आपका मॉर्गेजर की ड्यूटी है ना, जो चीज़ मॉर्गेजर की ड्यूटी है वो आपका मॉर्गेजी का राइट बन जाएगा। कि मॉर्गेजी की ड्यूटी होती है ना कि वो जो भी लीज प्रॉपर्टी है, अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी लीज प्रॉपर्टी है तो उसके रेंट्स वगैरह को किसके पास भेज दे, मतलब रेंट्स को किसकी तरफ फॉरवर्ड कर दे? मॉर्गेजी के, जब तक कि वो उस प्रॉपर्टी का रिडम्पशन नहीं लेता। तो ये उसकी ड्यूटी होती है, तो यहाँ पर ये मॉर्गेजर का राइट बन गया। इसी तरीके से राइट टू इंडेमनीफाइड व्हेन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिफेक्टिव, मतलब अगर प्रॉपर्टी का टाइटल डिफेक्टिव है किसी भी तरीके से, मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो उस केस में हमने पढ़ा था कि मॉर्गेजर की ड्यूटी होती है कि वो मॉर्गेजी को इंडेमनीफाई करे, मतलब कंपनसेशन प्रोवाइड करे उस डिफेक्टिव टाइटल की वजह से जो भी प्रॉब्लम उसको हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ पर वो मॉर्गेजी का क्या था आपका? मॉर्गेजर की ड्यूटी थी, तो यहाँ पर ये मॉर्गेजी का राइट बन जाता है। इसी तरीके से अगर मॉर्गेजी जो है वो कोई भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका टैक्सेस या पब्लिक चार्जेस वगैरह पे करता है, तो उसका भी रीएम्बर्समेंट वो कहाँ से ले सकता है? मॉर्गेजर से ले सकता है। फाइन। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सेक्शंस को, सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 73 तक हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? मॉर्गेजी के राइट के बारे में। तो सबसे पहले है राइट टू फोरक्लोजर और सेल। तो सेक्शन 67 जो है वो आपका
मॉर्गेजी के फोरक्लोजर और सेल के राइट के बारे में बात करता है। तो ये जो राइट है, राइट ऑफ फोरक्लोजर इज़ अ राइट अवेलेबल टू मॉर्गेजी टू रिकवर हिज आउटस्टैंडिंग मनी। मतलब ये जो राइट ऑफ फोरक्लोजर और ये जो आपका सेल का जो राइट मॉर्गेजी को मिला है, ये किस चीज़ के लिए मिला है? ताकि वो जो भी उसका बचा हुआ अमाउंट है, मॉर्गेज मनी का जो भी बचा हुआ अमाउंट है, वो उसकी रिकवरी कर सके। दिस सेक्शन ग्रांट्स द मॉर्गेजी विद द राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल आफ्टर द मॉर्गेज मनी बिकम्स ड्यू और व्हेन द लोन पेमेंट्स हैव डिफॉल्टेड। फाइन। तो ये क्या कहता है कि ये जो सेक्शन है ये आपका मॉर्गेजी को ग्रांट करता है फोरक्लोजर और सेल के राइट से, ठीक है ना। पर कब? जब मॉर्गेज मनी जो है उसका पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, ड्यू डेट तक। मतलब जो भी डेट उसमें फ़िक्स की गई है, सेल जो भी मॉर्गेज डीड में जो भी डेट फिक्स की गई है, जब उसका पेमेंट उस डेट तक नहीं होता है, ठीक है ना, उस डेट तक उसका पेमेंट नहीं होता है, तो मॉर्गेज जो होता है उसके पास में राइट होता है कि वो उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करके या फिर उस डीड को ख़त्म करने की भी उसके पास में राइट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इसका सेकेंड पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट है कि ये राइट अवेलेबल क्यों है उसको, ताकि वो अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है उसको रिकवर कर सके। दूसरा, ये राइट कब आपका अवेलेबल होता है? जब आपका मॉर्गेज मनी जो है वो ड्यू हो जाता है या फिर जो लोन पेमेंट्स है वो डिफ़ॉल्टेड हो जाती है। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट उसके इंटरेस्ट के साथ में ड्यू डेट तक जब पेमेंट नहीं होता है मॉर्गेजर के ज़रिए, तब ये राइट आपका किसको अवेलेबल होता है? मॉर्गेजी को। For foreclosure or sale of the mortgage property, the mortgagee can obtain a decree from the competent court that debars the mortgagor from exercising his redemption right over the mortgage property. तो ये क्या कहता है? ये पॉइंट ये कह रहा है कि आपका ये जो आपका फोरक्लोजर और सेल जो है ना, किसी भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी का जो फोरक्लोजर और सेल, मतलब फोरक्लोजर मतलब क्या है? मॉर्गेज डीड को ख़त्म करना, ठीक है, क्लोज करना, कि उसके बाद में आपका जो मॉर्गेजर है वो अपना राइट ऑफ रिडम्पशन जो है इसको एंजॉय ना कर पाए। तो इसके लिए मॉर्गेज डीड के एक फोरक्लोजर और उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी की सेल के लिए जो मॉर्गेजी है वो आपका कॉम्पिटेंट कोर्ट से डिक्री भी ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है ना। और ये डिक्री क्या कर सकती है? मॉर्गेजर को उसका जो राइट ऑफ रिडम्पशन है ना ओवर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, उसको एक्सरसाइज करने से बार कर सकती है उसको। फाइन। और द डिक्री दैट द प्रॉपर्टी बी सोल्ड, और इस बात की डिक्री भी ले सकता है मॉर्गेजी कि प्रॉपर्टी को उसने सेल करना है, ताकि वो प्रॉपर्टी सेल करके अपना जो भी पैसा है उसको रिकवर कर सके। बाय द मीन्स ऑफ दिस ऑब्टेन डिग्री द मॉर्गेजी कैन प्लेस अ complete bar over the mortgager's right to redeem the property or can sell the mortgage property। तो इस तरीके की जब डिग्री उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट से मिल जाएगी तो मॉर्गेजी जो है वो इस तरीके की डिग्री के ज़रिए मॉर्गेजर का जो राइट टू रिडीम दी प्रॉपर्टी है ना, उस पर एक कंप्लीट बार, मतलब एक क्या लगा सकता है? कंप्लीट बार लगा सकता है, उस पर रोक लगा सकता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम ना कर सके। साथ ही साथ में इस तरीके की डिग्री से वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है। द राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय द मॉर्गेजी इन फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये राइट आपका मॉर्गेजी के ज़रिए कौन कौन सी कंडीशंस में आपका एक्सरसाइज किया जा सकता है? सबसे पहले आपका है मनी मस्ट बी ड्यू फॉर पेमेंट, दैट इज़ स्टिपुलेटेड टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन हैज़ एक्सपायर्ड रिगार्डलेस द पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग। तो कौन सी कंडीशन में आपका मॉर्गेजी जो है इस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है? जब आपका जो मॉर्गेज मनी है वो ड्यू हो जाएगा पेमेंट के लिए। फाइन। इसका मतलब है कि जो लोन पीरियड है ना, मतलब जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है लोन पेमेंट के लिए, उसका पेमेंट उस पीरियड तक नहीं हुआ और ये पीरियड आपका एक्सपायर हो गया, तो आपका मॉर्गेजी जो है इस तरीके का राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? दूसरी कंडीशन है कि जो मॉर्गेज डीड है ना शुड नॉट कंटेन एनी क्लॉज। मॉर्गेज डीड में कोई किसी भी तरीके का ऐसा कोई क्लॉज ना हो जो मॉर्गेजी के राइट्स ऑफ फॉरक्लोजर जो है उसको वेव करता हो। इसका मतलब ऐसा कोई
क्लॉज ना हो जो कि मॉर्गेजी को अपना राइट टू फोरक्लोजर एक्सरसाइज करने के लिए क्या करता हो, बार करता हो, या कह सकते हैं उस पर रोक लगाता हो। तो ऐसा कोई भी क्लॉज आपका मॉर्गेज डीड में नहीं होना चाहिए। और जो डिग्री ऑफ रिडम्पशन जो है ना, शुड नॉट बी ऑब्टेन बाय द मॉर्गेजर प्रायर टू द क्लेम। और इस क्लेम को करने से पहले, मतलब मॉर्गेजी जो है ना, मॉर्गेजी जो है उसके इस राइट को एक्सरसाइज करने के क्लेम से पहले मॉर्गेजर जो है उसने कोई भी आपका ये जो बोलता है ना प्रॉपर्टी के रिडेम्पशन के लिए कोई भी आपका डिग्री ऑब्टेन ना की हो। तो ये तीनों कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती हैं तो आपका मॉर्गेजर जो है वो अपने राइट को मॉर्गेजी जो है वो अपना राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल जो है उसको एक्सरसाइज कर सकता है। अब हम बात करते हैं राइट टू स्यू फॉर द मॉर्गेज मनी। मतलब सेकंड जो राइट है मॉर्गेजी को जो अवेलेबल है वो है आपका स्यू करने का राइट, मतलब केस फाइल करने का राइट, ठीक है ना, अपने मॉर्गेज मनी की वापसी के लिए या उसको ऑब्टेन करने के लिए। तो ये स्टेट करता है, ये सेक्शन क्या स्टेट करता है कि जो मॉर्गेजी है उसके पास में राइट होता है कि वो मॉर्गेज मनी के लिए आपका मॉर्गेजर को स्यू कर सके। फाइन, पर स्यू करने के लिए कुछ आपका कंडीशंस होंगी जिस कंडीशंस के बेस पे ही वो उसे स्यू कर सकता है। तो सबसे पहले आपका डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट की, अगर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो जाती है, मतलब जो आपका टाइम पीरियड था जिसके अंदर पेमेंट करनी थी मॉर्गेज मनी की वो नहीं हो पाई, तो इसे डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट कहेंगे। इस कंडीशन में वो स्यू कर सकता है मॉर्गेजर को मॉर्गेज मनी के लिए। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है अगर उसका डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना, पर ये डिस्ट्रक्शन जो है वो मॉर्गेजी के किसी रॉन्गफुल एक्ट या उसकी डिफ़ॉल्ट उसकी गलती से नहीं हुआ है, ठीक है ना, जो भी डिस्ट्रक्शन मॉर्गेज प्रॉपर्टी को हुआ है और ये डिस्ट्रक्शन जो है चाहे वो होली है चाहे वो पार्शली है ना, और ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है ये आपका मॉर्गेजी के रॉन्गफुल एक्ट या उसकी डिफ़ॉल्ट उसकी गलती की वजह से नहीं हुआ है, तो मॉर्गेजी जो है वो मॉर्गेजर को स्यू कर सकता है मॉर्गेज मनी के लिए। तीसरा है आपका इनसफिशिएंट सिक्योरिटी। तो अगर मॉर्गेजर जो है वो आपका सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में फ़ेल हो जाता है तो भी मॉर्गेजी जो है मॉर्गेजर को स्यू कर सकता है। फाइन, पर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि उसको ना प्रॉपर टाइम पीरियड दिया गया हो। मॉर्गेजर जो है उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी गई हो प्रॉपर या सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। फाइन, नेक्स्ट इज़ डेप्रीवेशन ऑफ सिक्योरिटी, कि अगर मान लीजिए कि मॉर्गेजी जो है उसको डिस्पोजेस्ड कर दिया जाता है उसकी सिक्योरिटी से ड्यू टू द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द मॉर्गेजर के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से अगर मॉर्गेजी जो है वो अपने जो सिक्योरिटी है, मतलब जो सिक्योरिटी है उससे डिस्पोजेस्ड हो जाता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में भी वो मॉर्गेजर को स्यू कर सकता है। एंड देन लास्ट वन इज़ कि नॉन डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अगर मॉर्गेजर जो है वो फेल हो जाता है मॉर्गेजी को, ठीक है ना, मॉर्गेजी को जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो डिलीवर करने से, तो भी मॉर्गेजी जो है वो आपका मॉर्गेजर को स्यू कर सकता है। फाइन, तो ये कंडीशंस हैं कि किसके अंडर मॉर्गेजर जो है वो मॉर्गेजी जो है वो मॉर्गेजर को स्यू कर सकता है। अब आपका नेक्स्ट जो राइट है वो है पावर टू सेल और व्हेन दिस सेल इज़ वैलिड। ये आपका सेक्शन 69 में मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है। ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट द मॉर्गेजी हैज़ अ पावर टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट ऑन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी बाय द मॉर्गेजर। तो ये सेक्शन 69 जो है वो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो मॉर्गेजी जो है उसके पास में मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करने की पावर होती है, ठीक है ना, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब बिना कोर्ट की दखलंदाजी के। और किस केस में, जब डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी होता है, मतलब जब मॉर्गेज मनी के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट होता है मॉर्गेजर के ज़रिए। मान लीजिए ये आपका मॉर्गेजर है, ये आपका मॉर्गेजी है, ठीक है ना, तो मॉर्गेजर के ज़रिए जब डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हो गया है, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हो गया है, तो इस केस में आपका जो मॉर्गेजी जो है उसके पास में पावर होती है कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल कर सके और उससे अपना जो भी उसका पेंडिंग अमाउंट है उसको रिकवर कर सके। फाइन, पर ये राइट को भी एक्सरसाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं।
कौन कौन सी कंडीशंस हैं इसमें? तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो है आपका कि जब मॉर्गेज आपका इंग्लिश मॉर्गेज है, जब इंग्लिश मॉर्गेज है और जो मॉर्गेजर और मॉर्गेजी जो है वो ना तो हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना बुद्धिस्ट है, या फिर किसी भी ऐसी सेक्ट या रेस के नहीं हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट में मेंशन या नोटिफाइड है, तब आपका उस केस में आपका जो है मॉर्गेजर जो है वो आपका क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। दूसरा कि जब गवर्नमेंट जो है वो ही खुद ही मॉर्गेजी है, मतलब कौन है, लोन देने वाला कौन है, गवर्नमेंट ही है, ठीक है ना। मॉर्गेज किसके पास में पड़ी है, गवर्नमेंट के पास है ना। जब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ही मॉर्गेजी है और क्या बोलते हैं इसका, विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, और जो मॉर्गेज डीड है ना उसमें आपका एक्सप्रेस प्रोविज़न है सेल का, मतलब उसमें एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है सेल के प्रोविज़न को कि भाई वो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के सेल की जा सकती है, तो उस केस में भी आपका क्या है, जो मॉर्गेजी है वो सेल कर सकता है। तीसरा कि जब आपकी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो आपकी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और एनी अदर गेजेटेड टाउन या एरिया में आपकी सिचुएटेड है। देखिए ये जो 11 पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका बेसिकली जो है ये बोलते हैं ना, क्योंकि आपका पढ़ रहे हैं ना टीपीए, आपका 1882 का टीपीए है ना, तो आज़ादी के बाद में आपका बोलते हैं ना, वैसे तो इसको हट जाना चाहिए था, हट जाना चाहिए था पर हटा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अभी हम क्या है, जो टीपीए हमारे पास में अवेलेबल है ना उसी के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ, उसी के मैंने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिए हैं ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है, पर आप पहले जो 2 हैं उनमें आपका कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन क्या लग गई कि नो सच पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड अनलेस और अनटिल, ऐसी कोई भी पावर, मतलब सेल करने की जो पावर है ना मॉर्गेजी की, वो आपका एक्सरसाइज नहीं की जा, मतलब तब तक एक्सरसाइज नहीं की जा सकती है जब तक कि जो नोटिस है ना, ये जो नोटिस है किस चीज़ का, इन राइटिंग रिक्वायरिंग द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी हैज़ बीन सर्व टू द मॉर्गेजर, मतलब प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले जो मॉर्गेजी है उसको, मॉर्गेजर को आपका एक नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा राइटिंग में, ठीक है ना। राइटिंग में उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे वो मॉर्गेजर है चाहे फिर बहुत सारे मॉर्गेजर हैं, सबको नोटिस देना ज़रूरी है कि भाई उनका जो पेमेंट है वो आपका ड्यू है, ठीक है ना। उस नोटिस में क्या लिखा रहेगा कि डिफ़ॉल्ट हैज़ बीन मेड इन पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल मनी, चाहे प्रिंसिपल मनी में डिफ़ॉल्ट हुआ हो या फिर उसका कोई पार्ट, मतलब कुछ आपका क्या है, कुछ अमाउंट में आपका डिफ़ॉल्ट हुआ हो, फॉर 3 months आफ्टर सच सर्विस, ठीक है ना। फाइन, तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये कहता है कि आपका जो मॉर्गेजी है ना उसको अगर प्रॉपर्टी को, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करना है तो उससे पहले उसे मॉर्गेजर को एक नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में, कम से कम 3 महीने पहले, ओके, 3 महीने के टाइम पीरियड में। फाइन, और बी इसका पार्ट क्या कहता है कि किस कंडीशन में वो आपका कब तक सेल नहीं कर सकता है मॉर्गेजर मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, कि जब सम इंटरेस्ट अंडर द मॉर्गेज अमाउंटिंग एटलीस्ट टू 500 रुपीज़ इज़ इन द एरियर्स एंड अनपेड फॉर 3 months आफ्टर बिकमिंग ड्यू। तो मतलब ये कह रहा है कि जब तक, बोलते नहीं है, जब तक वो जो भी अमाउंट पेंडिंग अमाउंट है वो आपका अनपेड ना रह जाए, कम से कम ड्यू होने के 3 महीने बाद तक। मतलब मान लीजिए कि आज जनवरी में उसका क्या है, जनवरी 2023 में वो आपका ड्यू था, तो इसके प्लस 3 महीने के बाद तक वो उसे सेल नहीं कर सकता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू अपॉइंट अ रिसीवर, ये आपका सेक्शन 69 कैपिटल ए में लिखा है, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि देखिए, वैसे तो जो ये आपका जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है ना वो प्राइमरीली किसको बिलोंग करती है, मॉर्गेजर को बिलोंग करती है, तो इसलिए प्राइमरी जो राइट होता है वो मॉर्गेजर का ही होता है, ठीक है, अपॉइंट क्या करने के लिए कि वो आपका रिसीवर को अपॉइंट कर सके मॉर्गेज प्रॉपर्टी में। इन द फर्स्ट इंस्टेंस द मॉर्गेजर हैज़ टू अपॉइंट अ रिसीवर एंड हिज नेम मस्ट बी मेंशन इन द मॉर्गेज डीड। तो जनरली क्या होता है कि मॉर्गेजर को आपका रिसीवर अपॉइंट करना चाहिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए, और उसका नाम, मॉर्गेज जो आपका ये है ना रिसीवर जो है उसका नाम जो है वो मेंशन होना चाहिए मॉर्गेज डीड में। फाइन, पर यहाँ इस सेक्शन में, यहाँ जो ये सेक्शन है ना, ये
आपका मॉर्गेजर जो ये रिसीवर है ना, रिसीवर को अपॉइंट करने की जो पावर है वो आपका मॉर्गेजी को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। उसको राइट देता है कि वो एक रिसीवर अपॉइंट कर सके किस चीज़ के लिए, मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए, बट कौन सी कंडीशन में, अपॉन द डेथ और रिफ्यूज़ल ऑफ रिसीवर नॉमिनेटेड बाय द मॉर्गेजी। अगर जो रिसीवर आपका मॉर्गेजी ने नॉमिनेट किया है ना, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो आपका रिसीवर बनने से रिफ्यूज़ कर जाता है, उस कंडीशन में मॉर्गेजी के पास में राइट होगा कि वो एक आपका रिसीवर अपॉइंट कर सकें, ठीक है ना। इफ़ द मॉर्गेजर डज नॉट गिव हिज कंसर्ट ऑन द नेम्स नॉमिनेटेड बाय द मॉर्गेजी, ही कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट टू अपॉइंट अ रिसीवर। मान लीजिए कि जो मॉर्गेजर है ना, वो उस रिसीवर, ठीक है ना, जो कि क्या बोलते हैं ना, मान लीजिए जो एक मिनट, ये है आपका ए, ये बी है, ये आपका मॉर्गेजर है और ये आपका मॉर्गेजी है। मान लीजिए कि जो बी है ना मॉर्गेजी, वो कोई रिसीवर, मतलब कोई रिसीवर का नाम सजेस्ट करता है अपॉइंटमेंट के लिए, नॉमिनेट करता है, ठीक है ना, पर मॉर्गेजर उस चीज़ पर अपनी सहमति नहीं दिखाता है, तो जो इस केस में आपका जो मॉर्गेजी होगा ना, वो कोर्ट के पास जा सकता है। किसके पास जा सकता है? कोर्ट के पास में जा सकता है कि वो एक रिसीवर अपॉइंट करे, ठीक है ना। इसी सेक्शन का क्लॉज 3 क्या कहता है, डिफाइन करता है, ठीक है ना। क्लॉज 3 ऑफ दिस सेक्शन डिफाइंस अ रिसीवर, ठीक है ना। क्या डिफाइन करता है? रिसीवर को डिफाइन करता है एज द एजेंट ऑफ मॉर्गेजर, मॉर्गेजर का एक एजेंट ही होता है, ठीक है। तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट्स जो है वो रिसीवर करेगा, उसके लिए किसको लायबल ठहराया जाएगा? मॉर्गेजर के लिए, ठीक है ना। अनलेस एंड अनटिल इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द मॉर्गेजिस इंटरवेंशन। कब तक, कब ठहराया जाएगा उसको लायबल, मॉर्गेजर को रिसीवर के एक्ट के लिए लायबल, कि जब तक उसमें मॉर्गेजी का किसी भी तरीके का दखल अंदाज ना हो। अगर मॉर्गेजी ने अपना इंटरवेंशन किया है, ठीक है ना, कुछ बीच में दखल अंदाजी की है, तो उस कंडीशन में आपका कौन लायबल नहीं होगा? आपका मॉर्गेजर जो है वो लायबल नहीं होगा रिसीवर के डिफ़ॉल्ट के लिए। फाइन। तो ये हमारा सेक्शन 69A हो गया। आप सेक्शन देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा ना लंबा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, अब जो सेक्शन 70 और आपका सेक्शन 70, 71 और 72, 73, ठीक है ना, ये तीनों जो है ना, ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर ये ना अपलोड करने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के सेकेंड पार्ट में। फाइन, टिल देन बाय।